हेलो क्लास। हिंदी में हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 6 चैप्टर है बड़े भाई साहब। चैप्टर का नाम क्या है? बड़े भाई साहब। ये एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र एक अनूठे कहानीकार थे। प्रेमचंद क्या है? कहानीकार, यानी कि कहानी लिखने वाले लेखक थे प्रेमचंद। उनकी लिखी कहानियां आज भी बड़े चाव से पढ़ी जाती है। वे जो भी कहानियां लिखें आज भी लोग उसको बहुत चाव से पढ़ते हैं। इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे भाई का चित्रण किया है जो अपने छोटे भाई की पढ़ाई की बहुत चिंता किया करता है। ये कहानी में क्या दिया हुआ है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाई में बहुत चिंता करता है, उसको पढ़ाना चाहता है, किंतु स्वयं बहुत मेहनत करने पर भी अनुत्तीर्ण हो जाता है। वह खूब मेहनत करता है लेकिन खुद पास नहीं हो पाता है ना। आइए पढ़ें यह मार्मिक कहानी। ये कहानी क्या है, किस तरह की है, ये हम लोग पढ़ेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, है ना। 5 साल उसका भाई बड़ा था, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। लेकिन 3 दर्जे आगे मतलब 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। बताता है कि जब मैं शुरू किया था पढ़ने के लिए, उसी उम्र में पढ़ना उसने भी शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे, है ना। वे कोई भी काम सोच समझ के करते थे बड़े भाई साहब। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत हो, उस घर की जो बुनियाद हो वो बहुत ही मजबूत हो, जिस पर आलीशान महल बन सके। बुनियाद नीचे मजबूत होगा तभी तो ऊपर घर अच्छा खड़ा होगा। इसीलिए वो चाहते थे कि बुनियाद बहुत मजबूत हो ताकि आलीशान महल बन सके, बहुत बड़ा महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। जो भी काम 1 साल में हो उसको 2 साल में करते। क्यों करते थे? क्योंकि सोच समझ कर करते थे। कभी कभी 3 साल ही लग जाते थे। कभी कभी कोई काम के लिए वो 3 साल लगा देते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। क्या बोलते थे कि बुनियाद ही पुख्ता मतलब बुनियाद मजबूत अगर न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मकान का पांव ही अच्छा नहीं होगा तो मकान कैसे मजबूत बनेगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे, है ना। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे, है ना। भाई साहब की उम्र कितनी थी? 14 साल। और वो खुद कितने थे? 9 साल के। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था। वो बड़े थे इसलिए वो मुझ पर निगरानी करते थे, है ना। क्या सही है क्या गलत है सब कुछ देखते थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म के कानून समझूं। और उसकी क्या शालीनता थी कि वो उसका जो भी हुक्म हो बड़े भाई का उसको वो माने, कानून समझकर उसको माने। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। उसका स्वभाव कैसा था? वे अध्ययनशील थे ना, बहुत अध्ययन करते थे, बहुत मन लगाते थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया कुत्तों बिल्लियां की तस्वीरें बनाया करते थे। जब वह खूब थक जाते थे तो आराम करने के लिए क्या करते थे? कॉपी पर कभी किताब पर वो वहां पर चिड़िया कुत्ते बिल्ली आदि के तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कोई शब्द अगर उसको याद नहीं होता था तो वो एक शब्द को बार बार लिखते रहते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी वो क्या करते थे? शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे, यानी कि दोहराते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। कभी कभी वे ऐसा शब्द गढ़ते थे जिसका कोई भी अर्थ ही नहीं होता था, है ना, न कोई सामंजस्य। जब अर्थ ही नहीं सामंजस्य के साथ। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम।
1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। इतना लिखने के बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। इतना लोगों का नाम लिखने के बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, तो वो सोचा कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो ऐसा किस लिए किया था, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। और उसने ऐसा क्यों किया था, ये पूछने का उसको हिम्मत भी नहीं हुआ कि इतना नाम लिखने के बाद एक आदमी का चेहरा आप क्यों बनाए हैं, ये उसको पूछने का हिम्मत ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। वो 9वीं क्लास में था और ये 5वीं क्लास में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। वे जो रचना करते थे उसको समझना क्या होता था, छोटी मुंह बड़ी बात। यानी कि वो जिस क्लास में था उस क्लास के लायक वो होना चाहिए। तो बड़ी क्लास वाले चीजों को जानने का क्या फायदा, पहले छोटी क्लास वाला सीखे। इसीलिए कहा गया है छोटी मुंह बड़ी बात। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। ठीक है ना, छोटे भाई का जी नहीं लगता था पढ़ाई में। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। 1 घंटा भी किताब लेकर वो बैठ नहीं पाता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या। वो कभी मैदान निकल जाता, कंकड़ों को उछालता था, तो कभी तितलियों को उड़ाता था, और अगर कोई फ्रेंड मिल जाए, साथी मिल जाए, तो फिर पूछना ही क्या, उसके साथ खेलना लगता था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। ऐसे ही फाटक पर चढ़ लेते थे और जैसे कि गाड़ी चला रहा हो, उस तरह का आनंद उठाता था। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। जैसे ही वो कमरे में आता था तो उसके भाई का जो चेहरा होता था गुस्सा वाला, उसको देखकर उसका प्राण सूख जाता था, डर जाता था। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। बड़ा भाई क्या पूछता था कि आखिर तुम गए कहाँ थे। हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था, मतलब जोर से पूछा जाता था कि कहाँ गए थे, इस तरह से। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। और छोटा भाई जवाब क्या देता था, चुप रह जाता था, कुछ नहीं बोलता था। न जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। डर से वो बोल नहीं पाता था कि हम बाहर खेल रहे थे, है ना। वो चुप रहता था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। ये चुप रहकर क्या स्वीकार करता था कि हम अपराध किए हैं, हमको ये अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करे, है ना। गुस्सा आता था उसके भाई को उसको प्यार से कैसे समझाता, ये चुप रहता था। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। क्या बोला कि जिंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, तुमको कुछ नहीं आएगा, है ना, एक अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। वो समझाता था छोटे भाई को कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहेगा पढ़ ले। मतलब बहुत कठिन चैप्टर होता है अंग्रेजी पढ़ना। नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के समान विद्वान हो जाते। अगर इतना आसान होता अंग्रेजी सीखना तो ऐरू गैरी कोई भी विद्वान नहीं हो जाता। इसलिए अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, दिन रात उसी पर लगाना पड़ता, तब जाके अंग्रेजी सीखोगे। और खून जलाना पड़ता है ना। खून जलाने का मतलब अपना खून जलाना नहीं, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है उसके पास, तब कहीं यह विद्या आती है, तब जाकर कहीं अंग्रेजी कोई सीख पाता है। और आती क्या है, हाँ कहने को आती है। कोई भी बोलता हाँ हमको आता है, लेकिन आता किसी को नहीं। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। क्या बोला, बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं, बोलना तो दूर रहा लेकिन अंग्रेजी लिख तक नहीं सकते। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर ही सबक नहीं लेते। और तुम कितने घोंघा एक होता है ना, जीव होता है ना, वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। बोला तुम इतना घोंघा हो, इतना धीमे चलते हो कि हमको देखकर भी कुछ सीखते नहीं हो।
मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। हम इतना मेहनत करते हैं, तुम अपने आंख से देखते हो, और नहीं देखता है तो वह तुम्हारी आंखों का कसूर है ना, कि तुम्हारी आंखें नहीं देखना चाहती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तुम्हारा बुद्धि कहता है कि हमको नहीं देखें। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? बाहर में इतना मेल तमाशा होता है। बड़ा भाई बोलता है कि क्या तुमने देखा कि हम वहां पर जाते हैं? सो रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। बाहर रोज क्रिकेट का मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, लेकिन मैं बाहर कभी नहीं जाता हूं, हमेशा पढ़ता रहता हूं। बड़ा भाई समझाता है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। इतना सुनता था तो छोटा भाई रोने लगता था। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? जब अपराध छोटा भाई किया है तो उसका लताड़ भी वही सहेगा ना। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, वो बहुत उपदेश देते थे, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह करके बोलता था कि हमेशा पढ़ाई में ध्यान दो। ऐसी ऐसी लगती बात कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वो ऐसा सा बड़ा भाई बात बोलता था कि मानो कि जिगर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया हो, और हिम्मत टूट जाती, और हिम्मत भी टूट जाती कि कुछ बोले। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। जितना मेहनत उसका बड़ा भाई करता था, उतना मेहनत करना उनके छोटे भाई के लिए कठिन था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, तो थोड़ा सा उदास हो जाता। वो छोटा भाई सोचने लगता था, क्यों ना घर चला जाऊं, है ना, यहां जो हॉस्टल में रहता हूं, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। जो काम हमसे नहीं होता है वो काम करके हम अपना जिंदगी खराब क्यों करें। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। छोटा भाई को मेहनत करना चक्कर लगता था, है ना। उसको लगता था कि वो मूर्ख ही अच्छा है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छोटा भाई सोचता था कि अब से मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, तुरंत एक टाइम टेबल बनाता था कि कब क्या करना है उनको, है ना। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। बिना स्कीम का कोई भी काम शुरू नहीं होता, इसलिए उसके लिए स्कीम बनाना पड़ता है। इसलिए उसने एक स्कीम तैयार कर ली। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, है ना। वो क्या करता, खेल कूद का बनाता ही नहीं था। कभी खेलना कूदना है ये टाइम टेबल था ही नहीं। प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। ऐसा टाइम टेबल बनाता कि खेल कूद का टाइम टेबल नहीं रहता, खाली पढ़ना, नाश्ता करना, है ना। फिर कौन कौन सा पाठ पढ़ना, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, वो 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर। वो सिर्फ टाइम टेबल में यही सब बना रहा था ना, कि आराम थोड़ा देर करना है, फिर 4 से 5 बजे तक भूगोल पढ़ना है, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना है, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इतना कुछ लिखा है ना कि कब कब क्या पढ़ना है, कब कौन सा काम करना है, लेकिन कभी खेल के बारे में नहीं टाइम टेबल बनाया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन उसी टाइम टेबल पर चलना बहुत कठिन है। उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। पहला दिन शुरू करता और वो टाइम टेबल उसका बर्बाद हो जाता, टाइम टेबल के अनुसार चलता ही नहीं था। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वे हल्के हल्के झोंके, बोला मैदान में जो खेलता था उसका मजा, हवा का झोंका लेना, फुटबॉल की उछल कूद, फुटबॉल खेलना, कबड्डी की दांव घात, कबड्डी का खेल खेलना, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात
और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। इतना कुछ पहले ही देख चुका था कि टाइम टेबल के बनाने के बाद भी वो उसी तरफ खींचा चला जाता था खेल की ओर, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। जैसे वहां खेलने जाता था टाइम टेबल सब भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, है ना। आंख फोड़कर पुस्तक में अपना आंख गड़ाए रहना, है ना। वो टाइम टेबल जो बनाया था वो सब भूल जाता। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, और फिर से भाई साहब उसका गुस्सा हो जाते और उसको नसीहत देने लगते। मैं उनके साये से भागता। वो क्या करता, अपने बड़े भाई के परछाई से भी भागता था, सोचता था उसकी परछाई भी ना पड़े। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। धीरे धीरे कमरे में घुसता था ताकि बड़ा भाई को खबर भी ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे ही उसका नजर पड़ा छोटे भाई पर, उसकी प्राण निकल गए, मतलब वो फंस गया। सालाना इम्तिहान हुआ। साल में जो परीक्षा होता है वो परीक्षा हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। इतना मेहनत करने के बाद भी बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई पास हो गया, और दर्जे में प्रथम आया और फर्स्ट आ गया छोटा भाई। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब क्या हुआ, पहले वो 3 साल सीनियर थे, अब वो 2 साल ही सीनियर रहे क्योंकि वो फेल हो गए। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। आपकी और घोर तपस्या कहाँ गई। उसको लगा कि बड़ा भाई को सुना दे कि आप इतना मेहनत करते थे फिर भी आप फेल हो गए, हम पास हो गए, है ना। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। वो भाई साहब को बोलना चाहता था कि मैं हमेशा खेलता रहा और फर्स्ट भी आया हूं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। उसका बड़ा भाई इतना दुखी था, इतना उदास था फेल होने के कारण कि उसको लगा कि नहीं, अगर उनके पास ये सब जाके बोलेंगे तो घाव में नमक छिड़कने जैसा बात हो जाएगा, है ना। इसीलिए वो नहीं बोला। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। वो उनको छोटा भाई को अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड हो गया और आत्माभिमान भी बढ़ा, है ना। आत्मा में अभिमान मतलब अपने में गर्व हो गया। भाई साहब का यह रोब मुझ पर न रहा। अब भाई साहब उस पर रोब नहीं झाड़ते। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, है ना। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डरे वो खेलना कूदना चालू। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। वो क्या बोला कि अबरी अगर मेरा भाई हमको कुछ बोलता है, बड़ा भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने क्या किया, इतना खून जलाकर, इतना मेहनत करके क्या किया, फेल हुए। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। मैं भले ही खेलता हूं लेकिन फर्स्ट आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। वो बोल नहीं पाता था बड़ा भाई को, लेकिन मन से वो डर हट गया था, है ना, कि अब भाई साहब हमको कुछ नहीं बोल पाएंगे। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, लेकिन भाई साहब को पता चल गया कि इसका दिमाग में क्या चल रहा है, कि हम फेल हो गए हैं इसलिए ये बहुत उड़ रहा है ना। उसकी बहुत बड़ी तीव्र बुद्धि थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। जैसे ही गुल्ली डंडा खेल के दिन भर आया, जैसे कि तलवार खींच के अब उसको काटेगा, है ना, उस तरह किया और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। बोला कि अगर इस बार फिर से अगर तुम पास होकर फर्स्ट आ गए ना, तब जानेंगे तुम्हारा दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। क्या बोला कि लेकिन भाई साहब क्या कहते थे, अभी घमंड हो गया है ना, बड़े बड़ों का घमंड नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। क्या बोले कि तुम्हारी हस्ती क्या है, एक दिन में घमंड तुम्हारा चूर हो जाएगा।
इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, है ना। इतिहास में बोलता है कि इतिहास में जो तुम रावण का हाल पढ़े हो, है ना, रावण का क्या हाल हुआ था, उसको तो अपने आप में बहुत घमंड था, तो उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। उसका चरित्र पढ़ा ना, तो उसके चरित्र से तुमने क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए, कुछ सीखा कि सिर्फ पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। क्या बोला, इम्तिहान में सिर्फ फर्स्ट हो जाने से कुछ नहीं होता है, बुद्धि का विकास भी तो होना चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो कुछ भी पढ़ना है उसके बारे में समझना जरूरी है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। बोला एक दर्जा पास किए और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, नहीं तुम घमंड से चूर हो गए, तब तो तुम आगे बढ़ चुके, यानी कि तुम इसके आगे अब बढ़ोगे नहीं। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गया, है ना। तुम अपना मेहनत से पास नहीं हुआ है, अंधा कोई हाथ है उसको बटेर लग गया, मतलब अंधा है और ऐसे ही कुछ बटोरा उसके हाथ में बहुत बड़ा हाथ लग गया। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कोई भी बटेर एक बार लग सकता है ना हाथ, तो बार बार तो अंधे के हाथ में आएगा नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ आता है। क्या बोला, बड़ा भाई बोलता है कि कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ आता है, यानी कि बार बार निशाना चूक, मतलब पड़ता नहीं, चूक भी सकता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता, है ना। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए, है ना। कभी भी कोई निशाना उसका खाली जाए ही नहीं। गिल्ली डंडा ही खेल रहे हो तो कभी निशाना चूक गया, है ना, उसको सफल खिलाड़ी नहीं बोलेंगे। सफल खिलाड़ी किसको बोलेंगे, जो हमेशा गिल्ली डंडे को मार दो। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। बोला कि एक बार एक क्लास में फर्स्ट हो गए और जमीन पर तुम्हारा पांव ही नहीं टिकने लगा, है ना। मेरा कहा मानो, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। क्या बोला कि भले हम फेल हो गए लेकिन तुमसे बड़े हैं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, मैंने दुनियादारी मैंने ज्यादा देखी है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। बड़ा भाई बोलता है कि जो कुछ बता रहे हैं ना उसको ध्यान सुनो, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। छोटा भाई बोलता है कि स्कूल का समय हो गया था इसलिए बच गए, नहीं तो भगवान जाने कि ये उपदेश कब खत्म होता। उसका भाई उपदेश देते रहता। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, है ना। भोजन कैसा लग रहा था, कोई स्वाद नहीं। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाए। जब फर्स्ट आए तो इतना सुन रहे हैं और मान लो फेल होते तो क्या होता, भाई साहब तो मेरा प्राण ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया, है ना। अपना जो पढ़ाई इतना करने के बाद जो फेल हुआ, है ना, इससे उनको भयभीत अपने आप में अनुभव हुआ। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है ना। बहुत ताज्जुब की बात क्या है, छोटा भाई स्कूल छोड़कर अभी तक भागा नहीं है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतना सुनाता था फिर भी किताब से उसका मन नहीं लगता था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। कोई भी खेल का अवसर हो उसको जरूर खेलता था। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए। वो कितना पढ़ता था छोटा भाई, जिससे रोज का काम हो जाए उतना ही पढ़ता था। और दर्जे में जालिल न होना पड़े, है ना। दर्जे में उसको जलील मतलब अपने क्लास में उसको कभी भी शर्मिंदा महसूस न होना पड़े, उतना वो कर लेता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया। अपने अंदर जो विश्वास पैदा हुआ था कि कुछ करेंगे वो फिर से गायब हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर से चोर जैसा, है ना, चुप चुप के जाना खेलना ये सब होने लगा।
फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर से साल का परीक्षा हुआ और ये फिर से पास फर्स्ट हो गए और भाई साहब उसका बड़े भाई फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, मुझे खुद अचरज था। बहुत मेहनत नहीं किया था फिर भी वो फर्स्ट आ गया और उसका भाई फेल हो गया। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था, एकदम लास्ट तक उसने बहुत मेहनत की थी। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, मतलब दिन भर उसका बड़ा भाई पढ़ते रहा। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, है ना। उसका मन जो है वो हमेशा उसी में लगा, दूसरा चीज में मन नहीं लगता था। मगर बेचारे फेल हो गए, लेकिन फिर भी भाई साहब फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने भाई का फेल होने का सुनकर वो छोटा भाई भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। खुद तो फर्स्ट आया था लेकिन उसका भाई फेल हो गया, इसलिए इसको बहुत दुख हुआ। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। अगर वो भी फेल हो जाए छोटा भाई तो बड़ा भाई को दुख नहीं होता। लेकिन विधि का बात कौन टाले, भगवान का लिखा कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। अब दोनों भाई एक ही क्लास आगे पीछे था। वो 2 बार फेल हो गया तो नीचे आ गया, है ना, और वो अब एक क्लास का अंतर था, ठीक है ना। अब की मतलब उसका भाई 9 में था और वो खुद 8 तक पहुंच गया था। अब की भाई साहब कुछ नर्म हो गए थे। अब उसका भाई इतना चिल्लाता नहीं था। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, है ना। डांटता था लेकिन अब नहीं डांट रहा था। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। सिर्फ नाम का बड़ा हो गया था वो अब बड़ा भाई, क्योंकि वो 2 बार फेल हो गया था और ये फर्स्ट आया था, इसलिए अब उसको डांटने का अधिकार नहीं रहा था, ऐसा वो सोच लिया था। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, है ना, ये भी खुश रहा था। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अब उसका भाई कुछ ना बोले इसलिए यह पूरा उसका लाभ उठाने लगा था। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। क्या बोला, अब उसके अंदर ऐसा दिमाग में बैठ गया था कि अब हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, मेरा तकदीर तो, मेरा भाग्य बहुत बड़ा है, इसलिए हम पास ही हो जाएंगे। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। पहले भाई साहब के डर से पढ़ता था, अब तो भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए वो भी बंद हो गया। मुझे कन कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कहावत है कन कौवे उड़ाना, पहले कौवा कान ले गया बोलता है ना, तो पहले कौवे के पीछे नहीं जाना है, पहले अपना कान देखना चाहिए ना। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अब दिन भर वो पतंग उड़ाता था छोटा भाई। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, फिर भी भाई साहब का मान रखता था और उनकी नजर बचाकर कन कौवे उड़ाता था, मतलब चुपके से भाग जाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, है ना। धागा में मांझा देना, है ना, पतंग में कन्ने बांधना, पतंग का टूर्नामेंट, ये सब चुप के वो करता था। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। छोटा भाई ये उनको नहीं एहसास होने दे रहा था कि अब उसका सम्मान और लिहाज कम हो गया, मतलब वो उससे डरता नहीं, ये उसको नहीं होने देना चाहता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, यानी कि पतंग कट रहा था और उसके पीछे वो भाग रहा था। बालकों की एक पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। दूसरे लड़कों का पूरा समूह एक बड़ा सा झाड़ बांस का लिए हुए दौड़ रहा था पतंग पकड़ने के लिए।
किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी कि कहाँ जा रहा है, सड़क में जा रहा है कि गड्ढे में जा रहा है। वो दौड़ते जा रहा था पतंग पकड़ने के लिए। सभी मानव उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे। सबको उस पतंग के पीछे दौड़ रहा था, मानो कि वो आकाश में उड़ रहा है। जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सबको कैसे दौड़ा था कि नीचे पूरा समतल है, कुछ नहीं है, न मोटर कार है, न ट्राम है, न गाड़ी है, न गड्ढा है, सिर्फ प्लेन आकाश में सब उड़ रहा है, ऐसा मालूम हो रहा था। भाई साहब, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उसका भाई बाजार से लौट हो रहे थे और सामने दिख गया। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोला, इन बाजारी लड़कों के साथ धेले से कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका भाई बोला कि इतना जो बाजारी लड़का लोग है उसके साथ तुमको दौड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। बोला कि अब तुम नीचे क्लास में नहीं, 8वां क्लास चले गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो, सिर्फ 1 ही क्लास मुझसे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए ना, कि 8वां क्लास चल गया, 8वां क्लास जाकर भी इस तरह का हरकत कर रहा है कि पतंग के पीछे भाग रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। पहले का बात और था कि 8वां पास करता था और नौकरी लग जाता था। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। बोलता मैं बहुत ही लोगों को जानता हूं कि आज बहुत ही ऊंचे दर्जे में हैं और डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं या फिर सुपरिटेंडेंट। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। आजकल 8वां पास जो करता है ना, वो लीडर होता है, समाचार पत्र का संपादक होता है, और तुम पतंग के पीछे भाग रहे हो। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। क्या बोला कि 8वें दर्जे में लोग क्या से क्या करते हैं और तुम क्या कर रहे हो, एक कनकौवे के पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है कि कम से कम तुमको खुद समझना चाहिए कि तुम 8वां क्लास में हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कितना भी तुम हमसे आगे हो जाओ, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और मेरी बराबरी तुम नहीं कर सकते। तजुर्बा मेरे पास ज्यादा है। चाहे तुम MA और डिफिल और डिलीट ही क्यों न हो जाओ, मतलब इतनी डिग्रियां तुम हासिल क्यों न कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। किताब पढ़ने से किसी को समझ नहीं आता, दुनिया देखने समझ आता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। अम्मा भी नहीं कहीं कुछ पढ़ी है और दादा भी 5वीं 6ठी पढ़े हैं। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। भले दादा और अम्मा हमसे ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन वो हमें हमेशा डांटेंगे, हमें हमेशा सुधारेंगे, ये अधिकार उसको हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमको जन्म दिए हैं, इसलिए वो हमें डांटेंगे क्योंकि उनको दुनिया का तजुर्बा है और हमेशा रहेगा। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे साथ हाथ पांव फूल जाएंगे। क्या बोला कि ऐसा भगवान न करे कि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, है ना। हम बीमार होंगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, है ना। दादाजी को तारने के सिवा तुमको और कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो। अगर दादाजी साथ रहेंगे, तुम भले सब कुछ करोगे, दादाजी साथ रहेंगे तो न तो तुम घबराओगे, न तुम्हें कोई तारने देगा और न ही तुम बदहवास होगे, है ना। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। वे खुद पहले क्या करेंगे,
इलाज करने की कोशिश करेंगे और जब सफल नहीं हुए तभी कोई डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। बीमारी क्या होता है? बड़ा चीज होता है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। हमको और तुमको ये भी पता नहीं होता है कि महीना भर खर्च कैसे चलता है, ये भी नहीं आता। तो डॉक्टर और बीमारी का बात तो दूर है, जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं ना, महीने में 30 दिन होता है, 22 तक ही खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं और 7-8 दिन के लिए पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। बोला आज हम लोग जितना खर्च करते हैं ना, उतना उससे कम खर्च में ही दादा अपनी उम्र में बहुत इज्जत कमाए हैं, नेक नामी कमाए हैं, है ना। और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे और पूरा परिवार में 9 आदमी थे और सबका खर्चा वो खुद चलाते थे। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। क्या छोटा भाई सोचा कि ये जो सलाह दे रहे ना, उससे वो बहुत समझ में आ गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उसको आज अपने छोटा होने का अनुभव हुआ था, है ना, छोटा भाई को। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बड़ा भाई के लिए उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको उसके कहने का अधिकार है। आज ये अपने बड़े भाई क्या बोलता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो आपको कहने का अधिकार है और मैं आपकी कदर करता हूं बात की। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता। गले लगा के क्या बोला कि पतंग उड़ाने के लिए हम मना नहीं करते हैं। मेरा जी ललचता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? क्या बोला, अगर हम भी तुम्हारी तरह कनकवे के पीछे भागेंगे तो हम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे जब खुद ऐसा होंगे? तो यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि तुमको सही राह में लाना। संजोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसी समय एक कनकौवा मतलब एक पतंग उसके सामने गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, उसकी जो धागा था वो लटक रहा था। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, पीछे पीछे और लड़का लोग आ रहा था, लेकिन भाई साहब लंबे हैं। उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसका भाई भी उस पतंग को पकड़कर और दौड़कर हॉस्टल की ओर चला गया। मतलब आज उसका बड़ा भाई जो समझा रहा था वो सही था। उनका बड़ा भाई भले फेल हो रहा था, लेकिन बड़ा था और अपने छोटे भाई को समझा रहा था, तो उस चीज को उसको समझना था, है ना। आप लोग इस कहानी से यही सीखेंगे कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। वो बड़े जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे हमें माननी चाहिए। आप परीक्षा में भले ही प्रथम आ जाते हो, द्वितीय आ जाते हो, लेकिन आपको मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मेहनत करना चाहिए और समय पर सब काम, खेलने के समय खेलना चाहिए और पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लेकर याद करेंगे। ओके।